हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिव्या डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे ऐसे उठकर जाते देखकर मानसी उदास होते हुए तच से कहती है, जो खुद भी उठकर जा रहा था, जीजू आई एम सो सॉरी। मेरा दिव्या को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शायद मैं अपनी खुशी में दिव्या का दर्द नहीं देख पाई। तच रुककर मानसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। कल तक दिव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तच भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। दीक्षा का चेहरा भी उतरा हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा खाकर अपने कमरे में चली जाती है। तनय मान की ओर देखता है तो मान तनय को जाने का इशारा करता है। तनय अपने चेयर से उठते हुए रजनी को देखता है, जो मज़े से अपना खाना खा रही थी। तुम्हें नहीं जाना कमरे में? तनय रजनी को देखकर उससे पूछता है। रजनी खाना मुंह में भरे तनय को देखती है। खाना? रजनी अपनी उंगली से तनय को अपने प्लेट में बचे खाने को दिखाती है। अगर अभी तुम मेरे साथ कमरे में चलोगी तो मैं तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट दूंगा। तनय अपने कमरे में जाते हुए जोर से बोलता है, जैसे उसे पता था कि रजनी उसके पीछे जरूर आएगी। हुआ भी ऐसा कि चॉकलेट का नाम सुनते ही रजनी अपना खाना छोड़कर हाथ साफ कर तनय के पीछे भागी। सबके जाते ही मानसी को अपने गोद में उठाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा, तो मानसी अपना हाथ मान के गले में डालते हुए उससे बोली, मान जी, मैंने सच में जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दिव्या का कमरा। दिव्या ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपने पेट पर हाथ रख सहलाते हुए मिरर से देखते हुए खुद से बोली, बेबी आप क्यों चले गए? मम्मा तो पता भी नहीं चला था कि आप मम्मा के पास आए हो और आप चले भी गए। चलो अब ना जल्दी से मम्मा के पास वापस आ जाओ। ओके बेबी, मम्मा मिस यू सो मच। दिव्या चहकते हुए कहती है, बेबी आपको पता है आपकी मानसी मासी भी मम्मा बनने वाली हैं। जब आप आ जाओगे ना तो आप और आपकी मानसी मासी का बेबी दोनों मिलकर कूदना खेलना पूरे विला में सबको परेशान कर देना। तच पीछे खड़ा दिव्या को देख रहा था। तच दिव्या के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी भी मम्मा को बहुत मिस करता होगा और जब वो वापस अपनी मम्मा के पास आएगा तब वो सबको अपने पीछे भगा भगा कर परेशान कर देगा। तो आप बेबी को लाओ ना मेरे टमी में, तब तो बेबी मेरे पास आएगा ना और मुझे परेशान करेगा। दिव्या आगे घूमकर तच से बोली। तच दिव्या अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तच दिव्या के चेहरे को अपने दोनों में हाथों में थामते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते? मुझे भी मेरा बेबी चाहिए और जब तक आप मेरा बेबी मुझे वापस लाकर नहीं देते तब तक आप मेरे पास भी मत आना और मुझे छूना भी मत। दिव्या तच को बेड पर धक्का देकर उंगली दिखाकर बोली और तच के मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। इधर अखिल के घर पर अखिल तो वहां से मुस्कुराता हुआ किचन में चला गया था ताकि अपनी जान के लिए कुछ खाने के लिए बना सके, लेकिन वो ये देख ही नहीं पाया था कि उसकी वही जान उसकी और मिस्टर खन्ना के बीच हुई पूरी बातें सुन चुकी थी और आंखों में नमी लिए हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। निकिता अपने आंसू पोंछते हुए खुद से सवाल करती है, क्या हर इंसान प्यार में धोखा ही देता है और मेरी तरह हर लड़की प्यार में धोखा खाती है? तभी निकिता के दिमाग में दिव्या, दीक्षा और मानसी का ख्याल आता है। नहीं, हर लड़की मेरी तरह बदकिस्मत थोड़ी नहीं होती।
आखिर दिव्या, दीक्षा और मनु को देख लो। उसने तच भाई, तनय भाई और मान भाई कितना प्यार करते हैं। एक मेरी ही किस्मत बचपन से खराब है जो मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। पहले माँ पापा ने छोड़ा, फिर दादू दादी ने मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए। अंगद मेरी जिंदगी में आया तो उसने भी कुछ पल के बाद मुझे किसी और के लिए धोखा दिया। और अब अखिल जी, जिनमें मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत, अपनी पूरी दुनिया देख ली थी, जिन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, आज वो भी मुझे पैसे के लिए, मुझे मेरे ही बाप को बेचने के लिए तैयार है। निकिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। निकिता अपने आंसू साफ कर किचन के पास जाती है और डोर पर खड़ी होकर अखिल को देखने लगती है। अखिल, जो निकिता के फोन में कुछ देख रहा था, जैसे उसकी नज़र डोर पर खड़ी निकिता पर जाती है, वो मुस्कुराते हुए निकिता के पास आकर उसके माथे पर किस करता है। यह एहसास, ये प्यार क्या कल से मुझे मिलेगा? यही सोचते हुए निकिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू बह जाता है। निकिता के आंखों से आंसू बहता देख अखिल परेशान सा निकिता से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? निकिता अखिल के सवाल को सुन अपने मन में कहती है, आपके दिए धोखे के कारण अब तो मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही रोना है। जान, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अखिल एक बार फिर से निकिता से उसके रोने का कारण पूछता है। निकिता खुद को अखिल से छुड़ाकर उसे साइड हटाकर किचन के अंदर जाते हुए अखिल से कहती है, आपको कुछ बनाना आता भी है या फिर कढ़ाई में करछी घुमा रहे हैं? अखिल को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतने दिनों में आज पहली बार निकिता ने अखिल के सवाल का जवाब न देकर कुछ और ही कहा था। अखिल निकिता के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, पहले तो नहीं आता था, पर जब अपनी जान के लिए धीरे धीरे कर बनाना सीख रहा हूँ, ताकि मेरी जान को जब खाना बनाने का मन न करे तो मैं अपनी जान को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला सकूं। जान जान कहकर आप मेरी जान ही ले रहे हैं, निकिता अपने मन में सोचती है। तभी उसे अखिल का हाथ अपने पेट पर और उसके ओंठ उसके गले पर महसूस होते हैं। अखिल निकिता के पेट पर अपने हाथों से सहलाते हुए उसके गर्दन और पीठ पर किस करने लगता है। निकिता कसकर अपनी आंखें भींच लेती है। जहां कुछ देर पहले तक उसे ये सब अच्छा लगता था, वहीं अभी अखिल के छूने से भी निकिता को खुद में घिन आ रही थी। अखिल अब निकिता को आगे घुमाकर उसके ओंठों पर अपने ओंठ रखने लगता है। तभी उसे निकिता के आंखों से बेहिसाब आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं। जान, तुम रो क्यों रही हो? बोलोगी कुछ? क्या हुआ है? अखिल निकिता के आंखों में आंसू देखकर गुस्से से भरते हुए पूछता है, कुछ नहीं, जब सोकर उठी थी तब आंखों को मल लिया था मैंने, इसलिए आज जल रहा है और अपने आप आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ पानी है, कोई दर्द नजर नहीं आएगी आपको मेरी आंखों में। अखिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो निकिता से क्या कहे। अखिल निकिता के चेहरे को थामकर उससे बोला, देखो जान, मुझे तुम्हारे आंखों में ये आंसू या पानी मुझे पसंद नहीं है, तो तुम अब अपने आंखों से आते इन पानियों को रोक लो और मेरी बात सुनो। अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, तो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, तुम मुझे बता सकती हो सब कुछ। अखिल को लग रहा था कि मिस्टर खन्ना ने जो निकिता को लड़कों के फोटो उसे शादी के लिए पसंद करने के लिए भेजे थे, उस बारे में निकिता ने अखिल से कुछ भी नहीं कहा था। और आज मिस्टर खन्ना का दिया टाइम खत्म हो गया है, इसलिए निकिता इतना रो रही है लेकिन उसे कुछ बता नहीं पा रही है। तो वहीं अखिल के मुंह से जान जान सुनकर अब निकिता को गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो कह भी क्या सकती थी। अखिल से
जब से वो उससे प्यार ही नहीं करता। निकिता अखिल से पूछना तो चाहती थी कि आखिर उसके सच्चे प्यार के बदले अखिल ने उसे सारी जिंदगी का दर्द क्यों दे दिया। लेकिन निकिता कुछ कहने के लिए मुंह तो खोल रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर ही नहीं आ रही थी। और उसमें अखिल की गलती थोड़ी है, उसकी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए अब तक उसे जो भी मिला वो सब धोखेबाज ही मिला। निकिता अखिल की सारी बातें इग्नोर कर अखिल का हाथ अपने चेहरे से हटाकर बोली, मुझे भूख लगी है अखिल जी। हाँ हाँ, तुम चलो कमरे में मुंह धो लो, मैं अभी मैगी लेकर आता हूँ। निकिता हाँ में सर हिलाकर किचन से बाहर निकलकर कमरे में जाकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर अखिल किसी को कॉल कर पूछता है, टाइम मिला कल का। कॉल के दूसरे साइड से अखिल का जूनियर बोला, यस सर, कल के 11 बजे का टाइम मिला है। ठीक है, कल का लंच मेरी तरफ से बोलकर अखिल कॉल एंड कर देता है। अखिल ने अभी जो निकिता और अपने लिए मैगी बनाई थी उसे एक बाउल में निकालकर कमरे की ओर जाते हुए खुद के मन में कहता है, निकिता सिर्फ कल का दिन और फिर तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। उसके बाद कोई अंगद और कोई मिस्टर खन्ना तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। अखिल की निकिता को हमेशा के लिए पा लेने का ख्वाब ही उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान बिखेर रही थी। ओह, मैंने तो इम्पोर्टेंट इंसान को तो बताया ही नहीं कि उन्हें कब आना है। अखिल जल्दी से निकिता के फ़ोन से मिस्टर खन्ना को कॉल कर उनसे कहता है, हेलो मिस्टर खन्ना, आप कल 11 बजे तक फैमिली कोर्ट पहुंच जाइएगा। मिस्टर खन्ना, फैमिली कोर्ट क्यों? अखिल, डिवोर्स के लिए, उसके बाद ही तो आप मुझे पैसे देंगे और मैं आपको आपकी बेटी। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बोलकर मिस्टर खन्ना कॉल एंड कर देते हैं। अखिल भी इस बात से अनजान कि फिर से अखिल की आप मुझे पैसे देंगे और मैं आपको अपनी बेटी वाली लाइन निकिता सुन लेती है। अखिल बाउल लेकर कमरे में चला जाता है। दिव्या तच को बेड पर धक्का देकर उंगली दिखाकर बोलती है, जब तक आप मुझे मेरा बेबी नहीं देते तब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे छुएंगे भी नहीं। उसके बाद दिव्या मुंह बनाकर पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। तब दिव्या की बात सुनकर हैरानी से उसे देखता रहता है। फिर दिव्या की कही बात को अपने मन में दोहराता है, जब तक आप मुझे मेरा बेबी नहीं देते तब तक मेरे पास नहीं आएंगे और ना ही मुझे छुएंगे। दिव्या की बात दोहराने के बाद तच पेट पकड़कर हंसते हुए बेड पर लोट पोट जाता है। दिव्या तच की हंसने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़कर आंखें छोटी कर कर उसे देखने लगती है। दिव्या के देखने पर तच चुप हो जाता है। दिव्या तच के पास जाकर, आपको बड़ी हंसी आ रही है, ही। तच ना में अपना सिर हिलाते हुए चुप ही रहता है। अब आप आओ मेरे पास, फिर बताती हूँ आपको, कहकर दिव्या वापस घूम कर जाने लगती है। तभी दिव्या फिर से तच की हंसने की आवाज़ आने लगती है। तच अपना पेट पकड़कर हंसते हुए पूरे बेड पर रोल कर रहा था। दिव्या गुस्से से जाकर तच के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसके सीने पर अपने छोटे और नाजुक हाथों से मारने लगती है। आपको बड़ी हंसी आ रही है? हाँ, मैंने आपसे मेरा बेबी मांगा है। कोई जोक नहीं सुनाया जो आप ऐसे अपना पेट पकड़कर लोट पोट होकर हंस रहे हैं। मुझे मेरा बेबी चाहिए, समझे आप? मुझे मेरा बेबी चाहिए, मुझे मेरा बेबी चाहिए, दिव्या तच को मुक्का मारते हुए कह जा रही थी। तच एक झटके से दिव्या के हाथ पकड़कर बेड पर पलट जाता है। अब दिव्या तच के नीचे और तच दिव्या के ऊपर था। तच दिव्या के हाथ बेड पर धंसाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुमने कहा कि जब तक मैं तुम्हें बेबी नहीं दे देता मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें छूँगा। तो मेरे होने वाले बच्चे की मम्मी, मुझे ये बताओ कि तच बिल्कुल दिव्या के चेहरे के पास आ जाता है, मैं जब तक तुम्हें छूँगा नहीं, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम्हें प्यार नहीं करूँगा तो तुम मेरे बच्चे की मम्मी कैसे बनोगी?
बेबी कैसे तुम्हारे टमी में आएगा। दिव्या तच की बात सुनकर अपने कहे शब्द अपने दिमाग में दोहराती है और जैसे दिव्या को समझ में आ जाता है कि उसने क्या कहा था तो दिव्या की आंखें शर्म से नीचे के झुक जाती हैं, क्योंकि जब तक तच दिव्या को प्यार नहीं करेगा तब तक दिव्या माँ कैसे बनेगी। वो मैं। दिव्या जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है वैसे ही तच दिव्या के मुंह से अपना मुंह लगा लेता है और अपने होठों से दिव्या के होंठ पर दबाव डालते हुए उसे किस करने लगता है। तच हाथ इतने दिनों बाद दिव्या के साथ इंटीमेट होने जा रहा था और वो भी ये सोचकर कि बिना प्रोटेक्शन के 1-2 बार में दिव्या थोड़ी प्रेग्नेंट हो सकती है। दिव्या के प्रेग्नेंट होने के लिए उन्हें बिना प्रोटेक्शन के कई बार इंटीमेट होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं दिव्या प्रेग्नेंट हो पाएगी। अब तच की किस इंटेंस और पेशेंट होती जा रही थी। तच ने दिव्या का हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और उसके अपर लिप्स को अपने दोनों होठों के बीच दबाकर चूस रहा था। दिव्या भी अब अपने हाथ तच के बालों पर रखकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगती है। दिव्या के हाथ कभी तच के बालों की मुट्ठी में भर लेती तो कभी नीचे उसके पीठ पर लाकर उसके ऊपर अपने नाखून गड़ाने लगती। आह तच जी, दिव्या सिसकी भरते हुए बोली, क्योंकि तच कपड़े के ऊपर से दिव्या के उभारों को जोर से दबा देता है। दिव्या सिसकियां भरते हुए तच का चेहरा देखती है जो उसके उभार भींचते हुए उसे ही देख रहा था। दिव्या गहरी सिसकियों में तच से बोली, तच जी थोड़ा धीरे कीजिए ना, दर्द हो रहा है। सॉरी बेबी, लेकिन अब कुछ भी धीरे नहीं होगा। आई एम नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तच के कहे लाइन को सुनकर दिव्या अपनी आंखें बंद करके बोली, मुझे बहुत प्यार कीजिए। तच दिव्या के गले में अपने होठों से सहलाने लगा। दिव्या तच का चेहरा अपने पर दबाव डालने लगती है। दिव्या के मुंह से सिसकियों में तच का नाम निकल रहा था, जिससे तच अपना कंट्रोल लूज कर रहा था, लेकिन तच कुछ भी इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए तच दिव्या को पलटकर उसके सूट की डोरी को खींचकर खोलकर उसके बदन से उसके सूट को खोलने लगता है। लेकिन दिव्या की सूट उसके बदन पर टाइट था, जिससे तच सूट खोल नहीं पा रहा था। इसलिए तच सूट को दिव्या के सीने से पास से पकड़कर फाड़ देता है और उसके बदन से अलग कर फेंक देता है। तच बिना कपड़ों के अपने नीचे लेटी दिव्या को देखता है, फिर अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर आकर उसके माथे पर किसकर उसके दोनों गालों को चूमता है। फिर दोनों पलकों को चूमकर उसके होठों पर लगे लिपस्टिक को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, आई लव यू दिव्या। दिव्या ऊपर उठकर तच के होठों पर अपने होठ रखकर उसके गले में अपने हाथ डालकर चूमने लगती है। तच भी दिव्या के होठों को चूसने लगता है। तच के होंठ दिव्या के होठों को चूस रहे थे और उसके हाथ भींच रहे थे, तो दिव्या के हाथ तच के बालों को मुट्ठियों में भरकर नोचने लगती है। करीब 15-20 मिनट तक दिव्या के होठों का रसपान करने के बाद तच धीरे से नीचे उतरकर दिव्या के किस करने लगता है, लेकिन उसके हाथ अब दिव्या के दूसरे हाथों को दबा रहे थे। दिव्या को अपने नीचे दबाव महसूस होता है। दिव्या तच को देखती है जो अब उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए अपने दांत भी गड़ा रहा था, उसे लव बाइट दे रहा था। दिव्या फिर से अपनी आंख बंद कर तच को खुद के ऊपर अपना प्यार लुटाते हुए फील करने लगती है। तच और थोड़ा नीचे आकर दिव्या के पेट पर चूमने लगता है, तो दिव्या तच के बाल सहलाने लगती है। यही तो उसे चाहिए था, जो तच के उससे दूर होने पर उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे तच का उसे प्यार करना ही तो उसे ये बता रहा था कि अब सिर्फ दिव्या है और सिर्फ दिव्या ही है, ना सुहाना ना कोई और। दिव्या का एक हाथ तच के बाल सहला रहे थे तो उसका दूसरा हाथ तच के पीठ पर चल रहा था।
तच दिव्या के पेट को चूमने के बाद जब उसे लगता है कि अब वो दिव्या में समाये बिना नहीं रह सकता, तो तच अपना सर उठाकर दिव्या को देखता है। दिव्या स्माइल कर अपना सर हाँ में हिलाती है। तच हल्का सा ऊपर उठकर एक झटके में दिव्या के अंदर एंटर करता है, जिससे दिव्या की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर तच वैसे ही रुक जाता है। कुछ पल बाद फिर से दिव्या स्माइल करते हुए तच को पलकें झपकाकर आगे बढ़ने के लिए बोलती है। तच धीरे धीरे कर अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। तच दिव्या का चेहरा देखते हुए उसे अपना प्यार दिखा रहा था। कुछ पल बाद तच दिव्या के ऊपर से हटकर बेड पर लेट जाता है और दिव्या को देखता है, तो दिव्या तच के ऊपर आ जाती है और खुद को तच में समाने लगती है। तच भी दिव्या को कमर से थाम लेता है और दोनों ही जोश के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए अपना प्यार दिखा रहे थे। इधर अखिल के घर पर अखिल मैगी का बाउल लेकर कमरे में आया तो देखा कि निकिता तो कमरे में है ही नहीं। अखिल बालकनी में जाकर देखता है तो निकिता वहां पर भी नहीं रहती है। अखिल निकिता को आवाज देता उससे पहले ही अखिल को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, तो अखिल मुस्कुराकर आकर बेड पर बैठकर निकिता के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वॉशरूम के अंदर निकिता शावर ऑन कर उसके नीचे वैसे ही कपड़े पहने हुए खड़ी बेतहासा रोए जा रही थी। उसे रोने की आवाज बाथरूम के बाहर ना जाए, इसलिए ही उसने शावर ऑन किया था। निकिता ठंड की वजह से शावर के नीचे खड़ी कप कपा रही थी और अखिल के कहे शब्द सोच रही थी। आप मुझे पैसे देंगे और मैं आपको आपकी बेटी। क्यों अखिल जी, क्यों किया आपने ऐसा? आपने जो प्यार मुझे दिया, मुझे लगा अब किसी की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि जो प्यार और अपनेपन के लिए बचपन से मैं तरस रही थी, वो प्यार, वो अपनापन मुझे मिल रहा है और आपके प्यार के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आपने तो मेरे सपनों के महल को महज कुछ ही दिनों में गिरा दिया और ऐसा गिराया कि अब शायद ही मैं कभी किसी और पर भरोसा कर पाऊंगी। 1 घंटा बीत गया था, लेकिन निकिता अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अखिल अपने हाथ में बंधे घड़ी पर टाइम देखते हुए खुद से कहता है, निकिता अंदर क्या कर रही है जो उसे इतना टाइम लग रहा है? ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। अब तक तो निकिता को बाहर आ जाना चाहिए था। आई क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ तो हो तो नहीं गया? ये ख्याल मन में आते ही अखिल परेशान होकर बेड से उठकर वॉशरूम के डोर के पास जाकर वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहता है, निकिता निकिता तुम ठीक हो क्या? क्या हुआ है? बाहर आओ। अभी अखिल फिर से वॉशरूम के डोर को जोर से पीटते हुए बोला, निकिता निकिता तुम ठीक हो? मैंने कहा अभी बाहर आओ। निकिता निकिता अखिल की तेज आवाज़ सुनकर अपने आंखों से आंसू को पोंछकर कुछ मिनट बाद डोर खोलकर बाहर आई। अखिल निकिता को सही सलामत सामने देख जल्दी से उसे अपने गले से लगा लेता है। अखिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि निकिता भीगी हुई है और उसे अपने गले से लगाने से वो भी भीग गया है। अखिल निकिता से अलग होकर उससे पूछा, तुम भीग कैसे गई? निकिता का कोई जवाब न आता देख अखिल अब और परेशान हो जाता है। अखिल निकिता को तुरंत बेड के पास लाकर उसे बेड पर बैठाकर उसके कपड़े कबर्ड से निकालकर बेड पर रखकर पहले टॉवेल से निकिता के बाल पोंछने लगता है। निकिता तुम भीगी कैसे? देखो तो अब तुम्हें ठंड लग रही है। कैसे कांप रही हो तुम? अखिल निकिता के बाल पोंछते हुए उससे कह रहा था, लेकिन निकिता अखिल के किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। अखिल टॉवल साइड में सोफे पर रखकर निकिता के कपड़े चेंज कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर रूम हीटर का टेम्परेचर सेट करता है और उससे कहता है, तुम बैठो, मैं दूसरा मैगी अभी बनाकर लाता हूँ और कॉफ़ी भी लेकर आऊँगा। अखिल निकिता के सर को सहलाकर किचन में चला जाता है और एक
बड़ा कप का कॉफ़ी और मैगी बनाकर रूम में वापस आता है और निकिता के पास आकर निकिता को अपने गोद में बैठाकर उसे एक सिप कॉफ़ी पिलाता है, फिर एक फोक में लपेटकर मैगी खिलाता है। इसी तरह अखिल निकिता को पूरा मैगी खिलाता है और पूरा कॉफ़ी पिलाता है। अभी अखिल को सिर्फ निकिता की फिक्र हो रही थी। निकिता अब रो भी नहीं रही थी। निकिता के खा लेने के बाद अखिल बाउल और कॉफ़ी मग किचन में रख कर आता है और निकिता को अपने बाहों में भर कर लेट जाता है। निकिता अखिल से कुछ कहती नहीं है। अखिल को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन अखिल भी निकिता से कुछ नहीं कहता। अखिल सोचता है कि कल जो निकिता के लिए करने वाला है उसे देखकर तो निकिता खुद को उसके गले लगाने से रोक नहीं पाएगी। तो वहीं अखिल के बाहों में समाई निकिता अखिल का चेहरा देखते हुए खुद से कहती है, शायद मुझे कभी अंगद से प्यार था ही नहीं, इसलिए जब उसने मुझे धोखा दिया तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अखिल जी, आपका धोखा अंदर तक मुझे तोड़ चुका है। कल जब आप मुझे मेरे सो कॉल्ड फादर मिस्टर खन्ना को सौंपेंगे, तब तक मैं अपनी सांसें ही बंद कर लूँगी। सोचते हुए निकिता अखिल के माथे पर चूम लेती है। सुबह जब सूरज की किरण तच की आंखों में पड़ती है तो तच की नींद खुल जाती है। तो तच अपना हाथ आगे बढ़कर कर अपने बगल में टटोल कर दिव्या को ढूंढता है, लेकिन उसे दिव्या बेड पर नहीं मिलती है। तच अपना फेस जहां दिव्या सोई थी उस ओर मोड़ कर देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह के 7 बजे दिव्या कहाँ जा सकती है। तच उठकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और अपने कमरे से निकलकर दिव्या को ढूंढने लगता है। तच जब नीचे हॉल में आता है तो तच को हॉल में ही बूजो और ब्रूनो किचन की ओर मुंह किए बैठे हुए दिखाई देते हैं। तच को उन्हें बेसब्री से किचन की ओर देखते देख समझने में देर नहीं लगती कि जरूर दिव्या किचन में है और इसलिए बूजो और ब्रूनो किचन की ओर देख रहे हैं, क्योंकि बूजो तो फिर भी दिव्या की वजह से अब सर्वेंट को दिव्या के पास आने देता था, लेकिन जब से ब्रूनो विला में आया था तब से ब्रूनो के आसपास होने से कोई भी दिव्या के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तच्छुस के पास नीचे बैठकर दोनों के सर पर हाथ रखकर उनसे पूछा, तुम्हारी मम्मा किचन में है? बूजो और ब्रूनो दोनों ही साथ में अपना सर हिलाने लगते हैं। तच बारी बारी से दोनों के सर सहलाकर बोला, गुड जॉब, ऐसे ही अपनी मम्मा का ध्यान रखना। बोलते हुए तच किचन की ओर चला गया तो पाया कि कुक और कुछ सर्वेंट लीला आंटी के साथ किचन के अंदर एक कोने में खड़े सिर्फ दिव्या को कौन कौन सा सामान कहाँ रखा है वो बता रहे थे और दिव्या अपने हाथों से नाश्ता बना रही थी। तच किचन के डोर पर अपने हाथ बांधकर खड़ा दिव्या को देखने लगता है। दिव्या के गाल पर आटा लगा हुआ था और उसके बाल का एक लट झूलते हुए दिव्या के चेहरे को चूम रहा था। दिव्या बड़े प्यार से कुछ बना रही थी। तच कुछ देर तो वैसे ही किचन के डोर पर खड़ा दिव्या को देखता है, फिर हाथ से इशारा कर सबको किचन से जाने के लिए कहता है। तच का इशारा देखकर सभी सर्वेंट आंटी के साथ किचन से बाहर चले जाते हैं और तच आगे बढ़कर जाकर दिव्या के कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से खुद से सटा लेता है। अचानक हुए इस हमले से दिव्या संभल नहीं पाती और जाकर तच के सीने से दिव्या की पीठ लग जाती है। दिव्या तच को महसूस कर शांत होकर पूछी, आप कब उठे? अभी उठा, और जब तुम्हें अपने पास नहीं पाया तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया और यहाँ आकर आप मेरे साथ शरारत कर रहे हो। नहीं तो मैं कोई शरारत नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारे गाल पर लगे आटे को साफ कर रहा हूँ। इसी बहाने तुम्हारे गाल का टेस्ट भी पता चल रहा है। तच अपनी जीभ से दिव्या के गाल पर ले जाते हुए अपने हाथ उसके पेट पर चलाते हुए बोलता है, आह तच, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना मुझे।
मनु के लिए छोले भटूरे बनाना है। उसे छोले भटूरे बहुत पसंद है और अब तो उसका बेबी भी पता नहीं क्या क्या खाने के लिए मांगेगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे सब बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा, तो तुम मनु और उसके बेबी के लिए बना रही हो? मुझे तो लगा था तुम मेरे लिए नाश्ता बना रही हो। दिस इज नॉट फेयर दिव्या। दिव्या के चेहरे पर जुलट झूल रहा था। उसे दिव्या के कान के पीछे करते हुए बोलता है, अच्छा तो आपको क्या खाना है? बोलो, आपके लिए बना दूंगी। दिव्या तज के तरफ घूमकर उससे बोली, मुझे तो तुम्हें खाना पसंद है और अभी तुम्हारे यहाँ होने से मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है। तो तुम बोलो, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, या फिर लंच के टाइम मिलेगा, लेकिन तब तक मैं बहुत वीक हो जाऊंगा। तज दिव्या के गले में अपना हाथ डालकर शरारत से बोलता है, जिसे सुनकर दिव्या के गाल शर्म से पके हुए टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। जिसे देख तच दिव्या के गालों को काटते हुए उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब सटाकर कहता है, अगर ये रेड चिक्स मुझे अभी खाने के लिए मिल जाए तो क्या ही कहना। इसे खाकर मैं थोड़ा काम चला सकता हूँ और मुझे वीकनेस भी थोड़ा कम फील होगी। तच धीरे धीरे दिव्या के गाल पर अपने दांत गड़ाते हुए बोला, तच और दिव्या जो अपने ही किचन में रोमांस करने पर लगे थे, उन्हें किसी की खांसने की आवाज़ आती है। जब दोनों किचन के डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर दादी खड़ी होती है। दादी को देखकर दिव्या जल्दी से तच को धक्का देकर उससे अलग हो जाती है। तच हंसते हुए अपने बाल में हाथ घुमाते हुए दादी के पास जाकर उनसे पूछता है, डार्लिंग आप सुबह सुबह यहाँ कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। दादी तच के कान पकड़कर उससे बोलती हैं, अभी तेरी डार्लिंग इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि तेरे पास ना आ सके, और तू मेरी प्यारी सी बहू को परेशान क्यों कर रहा था? तच डार्लिंग कान को पहले छोड़ो। दादी तच का कान छोड़ देती हैं। तच दादी के गाल पर किस करते हुए कहता है, डार्लिंग मैं तो कब से आपकी बहू से नाश्ता मांग रहा हूँ। आपकी बहू मुझे नाश्ता देना, तब ना वो तो मुझे नाश्ता दे ही नहीं रही है। देखो तो मैं कितना वीक हो गया हूँ। आपकी बहू ही मुझे परेशान कर रही है। दिव्या तच को मुंह खोले आंखें बड़ी बड़ी किए देख रही थी। कैसे तच दादी के सामने झूठ बोल रहा था, लेकिन ब्रेकफास्ट में तच क्या मांग रहा था ये तो सिर्फ तच्या और दिव्या ही जानते थे। बहू, तुम मेरे डार्लिंग को ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दे रही हो? दादी वो इनको ब्रेकफास्ट में। दादी, दिव्या क्या बोले उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो दादी से बोले क्या। तच डार्लिंग रहने दो, आपकी बहू आगे से ऐसा नहीं करेगी। मुझे टाइम पर मेरा ब्रेकफास्ट दे दिया करेगी ना दिव्या। दिव्या, ये दिव्या कौन है? तच और दादी के पीछे से सीता जी सुहाना की जगह दिव्या नाम सुनकर चौंकते हुए कहती हैं। सीता जी को बिला में देख तच गुस्से से भर जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ माँ के साथ आई हूँ। माँ को तनय और दीक्षा की शादी की तारीख निकलवाने के लिए उनकी कुंडली की जरूरत थी, इसलिए दीक्षा के बारे में तनय से पूछने आए हैं। और अगर दीक्षा को कुंडली मिल जाए तो और अच्छी बात होगी। सीता जी तच को बिला आने की वजह बताकर बूजो और ब्रूनो के पास जाकर उनके सामने के सोफे पर बैठते हुए दिव्या को देखते हुए कहती हैं, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी? जी अभी लाती हूँ, कहकर दिव्या कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। तच दादी के साथ सोफे पर बैठ गया। दादी तच का हाथ पकड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके तच के हाथों को छोड़ते ही तच वहां से उठकर चला जाएगा। दिव्या कुछ ही देर में दादी तच और सीता जी के लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर ले आई।
और उन्हें देने लगी। दादी कॉफी लेते हुए दिव्या के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने लगती हैं और सीता जी दिव्या को ध्यान से देखते हुए कॉफी लेते हुए दिव्या से पूछती हैं, ये कॉफी तुमने बनाया है? दिव्या को याद था कि सीता जी से पिछली मुलाकात में उसने सीता जी का हाथ पकड़ लिया था, इसलिए हो सकता है कि सीता जी उनसे नाराज हों। धीरे से, जी मैंने बनाया है सीता जी। दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कॉफी का सिप लेती हैं तो उन्हें कॉफी बहुत अच्छी लगती है। दादी कॉफी पीते ही दिव्या को अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर दिव्या के सर से उतार के दिव्या को देते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हारे हाथ का कॉफी हम पहली बार पी रहे हैं, तो ये लो रखो नेम के तौर पर। लेकिन दादी मैं ये कैसे रख सकती हूँ? अरे रखो ना बेटा, कहती हुए दादी जबरदस्ती दिव्या के हाथ में वो पैसे रख देती हैं। ले लो मेरी तरफ से। सीता जी अपने गले से पहने हुए एक डायमंड की लॉकेट उठाकर अपनी जगह से उठकर दिव्या के पास आकर उसके गले में डालते हुए बोलती हैं। दिव्या कभी तच को देखती तो कभी दादी को, तो दादी अपने पलक झपका कर देने के लिए हामी भर देती हैं। अभी वहाँ मानसी दीक्षा और रजनी भी आ जाते हैं। दिव्या मानसी को देख खुश होते हुए बोलती है, मनु मैंने तेरे लिए छोले भटूरे बनाए हैं, तू खाएगी ना? छोले भटूरे सुनते ही मानसी के चेहरे की चमक बढ़ जाती है और मानसी जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर जाते हुए कहती है, नेकी और पूछ पूछ जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। दिव्या मानसी को छोले भटूरे खिलाने के लिए छोले भटूरे लाने के लिए जल्दी से किचन में चली जाती है और अभी दिव्या को किचन में गए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मानसी दिव्या को जल्दी लाने के लिए अपने ओठों पर जीभ फेरते हुए आवाज देने लगती है। मान और दीक्षा मानसी का उतावलापन देखकर हंसने लगते हैं। दीक्षा जाकर दादी और सीता जी के पैर छूती है। दादी दीक्षा को बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखकर उससे पूछती हैं, तुमने सिंदूर नहीं लगाया और मंगलसूत्र भी नहीं पहना, ऐसा क्यों? वो दादी नहाते समय उतार कर रखा था तो भूल गई, अभी पहन लूंगी। दादी ठीक है कहती हैं। तब तक दिव्या किचन से आते हुए सबको नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए बुलाती है तो तच दादी का हाथ पकड़े सोफे से उठते हुए उनसे कहता है, चलो डार्लिंग अपनी बहू के हाथ के बने छोले भटूरे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। हाँ तो चलो, कहते हुए दादी तच के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर तच के पास की चेयर पर बैठ जाती हैं। सीता जी दिव्या को ऑब्जर्व करते हुए खुद सभी के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। तने कहाँ है? सीता जी दीक्षा से पूछती हैं। ओ मैं यहाँ हूँ। दीक्षा से कुछ कहने से पहले ही तनय सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है और दादी के बगल में जाकर बैठते हुए दादी से कहता है, गर्लफ्रेंड कल ही तो आपसे मिलकर आया था, आपको मेरी इतनी याद आई कि आज खुद मुझसे मिलने आ गई। दादी हाँ बॉयफ्रेंड बहुत याद आ रही थी ना, क्या करूँ? दिव्या सबको नाश्ता सर्व करती है। सभी नाश्ता करने लगते हैं। तेज भी नीचे आ जाता है। तू यहाँ वापस कब आया? तू तो कल घर में ही रुक गया था ना? दादी तेज को देखकर पूछती हैं। ओ बेबी डॉल, मुझे रात को घर पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जिसे तनय डाइनिंग टेबल के बीच में लगे सोफे नुमा कुर्सी पर देखा, जहाँ बूजो और ब्रूनो बैठे अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी दिव्या का फोन बजता है। दिव्या किचन में जाकर अपना फोन देखती है तो उसे अखिल कॉल कर रहा था। दिव्या कॉल रिसीव कर, डैडा आप कहाँ हो? और निकिता भी नहीं है। अखिल दिव्या से, दिव्या मेरी बात सुन, कुछ बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम दीक्षा और जो आना चाहे सब 11 बजे तक फैमिली कोर्ट आ जाओ। मैं आज निकिता से शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन डैडा, दिव्या मैं सब बताऊँगा लेकिन अभी नहीं,
पहले तुम लोग आ जाओ, उसके बाद कहकर अखिल कॉल कट कर देता है। दिव्या सबके बीच आती है। तज दिव्या से क्या हुआ है?